नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा स्टैटिक और करंट घटनाओं पर आधारित एमसीक्यूज़ और अन्य नवीनतम अपडेट्स लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। ठीक है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट। किस देश ने कहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। ठीक है, यानी चाइना ने कहा है कि उसका जो अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट या तियानवेन वन मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है, ऐसा चीन का कहना है। ठीक है, और ये अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर क्या करने वाला है? रोवर उतारने की तैयारी में है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करेगा? भूजल और प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित विवरण को जुटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब तक अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो 8 बार सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर जा चुका है। ठीक है, और चीन के लिए अब ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिशन रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी द्वारा लद्दाख में किस प्रकार का पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो ओएनजीसी द्वारा जो पावर प्लांट बनाया जाएगा वो है जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, और ये पहली तरह का एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र होगा भारत में। ठीक है, भारत का पहला होगा ये। तो अगला है, तो जैसा हमने ऊपर पूछा था, तो भारत में जियोथर्मल का पहला जो पावर प्लांट लगाया जाएगा वो लद्दाख में लगाया जाएगा। और विश्व में जो जियोथर्मल एनर्जी है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका, यूके, चाइना और इटली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अमेरिका इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। अगला है, कू ऐप इनमें से किसका विकल्प है? ये नया ऐप है कू ऐप, तो ये किसका विकल्प होगा? फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ये ट्विटर का विकल्प है। ठीक है, इसको ट्विटर के विकल्प में उपयोग किया जाएगा। तो ट्विटर कू ऐप एक भारतीय ट्विटर का एक विकल्प है। ठीक है, यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका उपयोग विभिन्न विषयों पर विचार और राय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है, इससे संबंधित एक दूसरा प्रश्न है, वो ये है कि भारतीय भाषा कू ऐप यानी कू ऐप किस भाषा को सपोर्ट नहीं करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। चौथा ऑप्शन है तुलु, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तुलु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी तुलु भाषा को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये हिंदी, तेलुगु, गुजराती, असमिया, कन्नड़, बंगाली आदि का समर्थन करता है, लेकिन इसका नहीं करता है। ठीक है, तुलु भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मौसम विभाग भारत के पहले व्रज अनुसंधान का विकास कहाँ करेगा? ठीक है, थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड का इस्तेमाल कहाँ पर करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। तो ये इसका यहाँ पर परीक्षण करेगा। ठीक है, इसका परीक्षण बालासोर, उड़ीसा के बालासोर में इसरो के द्वारा किया जाएगा। इसरो के द्वारा और डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, इन दोनों के संयुक्त रूप से इसका जो परीक्षण किया जाएगा उड़ीसा के बालासोर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह निम्न में से किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है? तो गुलाम नबी आज़ाद, आपको पता है कि इनका कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त होने वाला है। तो इसकी जगह पर किसको पार्टी का नेता बनाया जाएगा? तो रोशन बेग, दिग्विजय सिंह, उदित राज और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो कांग्रेस सांसद हैं और कहाँ से हैं, राज्यसभा में विपक्ष के हैं, ठीक है। ये विपक्ष में राज्यसभा में है अभी वर्तमान में, और इनका जो कार्यकाल है 15 फरवरी को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इसकी जगह पे कांग्रेस के नेता के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष नेता घोषित कर सकती है, ऐसी संभावना है। तो 15 फरवरी के बाद ही होगा ये। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं 2014 से 2019 के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं ये। और गुलाम नबी आज़ाद 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद वह करीब 21 सालों तक से संसदीय राजनीति में है, ठीक है। 2014 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, 2014 से ये जो राज्यसभा में है गुलाम नबी आज़ाद 2014 से है, और इनका कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है करंट का है। तो कर्नाटक का जो 31वां जनपद बनाया गया वो कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है, बागलकोट, विजयनगर, बेलगाम और रामनगर। तो इनमें से कौन सा बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी, ठीक है, विजयनगर। तो कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 31वां जिला मिला और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें नए जिलों में 6 तालुका होंगे और एक और हॉस्पेट उसका मुख्यालय होगा, कुलगिड़ी, ये सब होंगे इसमें, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा, जो केरल जो कर्नाटक में जो नया जनपद बनेगा उसका नाम क्या होगा, विजयनगर, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय महासंघ WFI, ठीक है, ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो वार्षिक अनुबंध जो बॉन्ड भरा जाता है 1 साल का, तो उसमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सुशील कुमार, साक्षी मलिक या ग्रेट खली और बबीता कुमारी, महावीर सिंह फोगाट और योगेश्वर दत्त या बजरंग पूनिया और संग्राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील कुमार और साक्षी मलिक, ठीक है। इनको वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। तो सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक 57 किलोग्राम और हरियाणा के सोनम मलिक को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है। और इससे पहले जो सुशील और साक्षी थे ये ए कैटेगरी के अंतर्गत थे, ठीक है, जिसके तहत 2020-2021 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता वार्षिक वित्तीय सहायता मिली थी इनको, ठीक है। तो अब कुछ नवीनतम अपडेट्स हैं दोस्तों। तो IPL 2021 में नीलामी की IPL 2021 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट 11 फरवरी को जारी हो गई थी, ठीक है। 18 फरवरी को होने वाली इस बार जो नीलामी होगी उसमें 292 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, ठीक है, जिनमें से 164 भारतीय होंगे, बाकी 125 विदेशी और एसोसिएटेड देशों के होंगे। तीन खिलाड़ी यहाँ के शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तो नेक्स्ट टॉपिक है इस बार की जो नीलामी होगी तो भारतीय टीम के जो दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। इनका बेस प्राइस कितना है, 20 लाख रुपए हो जाएगा। इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। और वहीं इस साल की नीलामी में मिचेल स्टार्क व इंग्लैंड के टेस्ट के कप्तान जो रूट ने इस चीज़ को इससे खुद को दूर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दी है। और प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने आदेश स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। तो इसकी अगर कोई आदेश की अवहेलना करेगा तो 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है, 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। राज्य में जो एक परंपरा रही है तो जो मोनाल पक्षी है उसकी कलगी को टोपी पर लगाया जाता है
तो इसके लिए क्या होता है कि इस पक्षी का बहुत मात्रा में इसका शिकार होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, इसका मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो ये भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान सुनील कुमार और साक्षी मलिक को जो वार्षिक अनुबंध होता है इनका, इससे बाहर कर दिया है। इनके जगह पे अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को लिया है। ठीक है, ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं और पहले भी ये दोनों एक कैटेगरी में शामिल थे, यानी कौन, सुशील कुमार और साक्षी मलिक, उनके जगह पे इनको रखा गया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष नेता गुलाम नबी आज़ाद का 15 फरवरी को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनको राज्यसभा में विपक्ष के नेता घोषित किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी इसको घोषित कर सकती है। तो ये टॉपिक मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था। अगला टॉपिक है, तो हर साल जो है 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो विश्व यूनानी दिवस का मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य की देखभाल सेवा मुहैया कराने के संबंध में है। ठीक है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है और जागरूकता से संबंधित है ये। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ये यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हकीम अजमल खान। ये कौन थे? यूनानी विद्वान और समाज सुधारक थे। ठीक है, इनके जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 11 फरवरी को। ठीक है, और पहला यूनानी दिवस कब मनाया गया था? 2017 में। पहला यूनानी दिवस 2017 में मनाया गया था। ठीक है, पहला यूनानी दिवस 2017 में मनाया गया था। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। ठीक है, तो ये GS के क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। यूनानी दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। किसकी जयंती पर मनाया गया? हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2017 में। कहाँ मनाया गया था? हैदराबाद में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।